सरीश अपनी झोपड़ी के अंदर अपनी बीमार दादी के पास खड़ा हुआ था। उसकी दादी बहुत बीमार थी और तेजी से खांस रही थी। सरीश ने अपनी दादी से कहा, अरे बस बस दादी, इतनी जोर जोर से खांसी मत करो। आप चिंता मत करो दादी, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और आपके लिए जड़ी बूटी ले आता हूँ। रुकिए। यह सुनकर दादी का चेहरा उदास हो गया। वो खांसते हुए बोली, ख ख ख खो अरे बेटा, और मेरा कितना इलाज कराएगा? मेरा इलाज कराते कराते तो लाला कुंवर मल का कर्जदार हो गया है, जो रोज अपनी किस्त मांगने के लिए यहाँ आता है और तुझे अपमानित करके चला जाता है। बचपन में तेरे माँ बाप भी गुजर गए और तू अनाथ हो गया। 10 बरस की उम्र से तू अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखने लगा। दादी की बातें सुनकर सरीश की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मुझे गांव वाले अनाथ कहते हैं, लेकिन आपके होने पर मैंने कभी खुद को अनाथ नहीं समझा। मैं अभी आता हूँ दादी। इतना बोलकर सरीश उठ खड़ा हुआ और सीधा वैद्य के झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वैद्य जी, मेरी दादी को बहुत जोर से खांसी हो रही है, कृपया करके उनके लिए कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए। वैद्य ने गुस्से में जड़ी बूटियां निकालकर अदिति को थमा दी और कहने लगा, देखो भाई सरीश, ये मैं तुम्हें आखिरी बार जड़ी बूटी दे रहा हूं। अगर तुमने पिछली उधारी नहीं चुकाई तो आगे से अपनी दादी के लिए यहाँ जड़ी बूटी लेने मत आना, समझ गए? चलो जाओ। सरेश चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल आया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लाला कंवरमल अपने साथी गणेश के साथ मिल गया। अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? हाँ, अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गया। मैं तो तेरी झोपड़ी के तरफ ही जा रहा था तेरे दर्शन करने। है भाई, हाँ बता, मेरा कर्ज कब तक लौटाएगा? लाला जी, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही चुका दूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का समय देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत नहीं लौटाया तो अपनी झोपड़ी खाली कर देना। मैं तेरी झोपड़ी बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा रे, बेवकूफ कहीं का। ससुरा, अपनी बूढ़ी दादी के लिए तूने जमींदार से इतना कर्जा ले लिया कि तेरी झोपड़ी भी जाने वाली है। अरे वो दादी है ही कितने दिन की मेहमान, एक न एक दिन तो जाएगी। अरे कर्जा लेकर खुद बेवकूफ बन गया। यह कहकर गणेश और लाला कंवरमल हंसते हुए चले गए। आदिति आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट आया। आदिति ने जड़ी बूटियां पीसकर दादी को खिलाई। आप चिंता मत कीजिए दादी, आप ठीक हो जाएंगी। जड़ी बूटी खाने के बाद दादी को थोड़ा आराम मिला। वो रोते हुए बोली, भगवान हर किसी को तेरे जैसा पोता दे। दादी चिंता मत कीजिए, मैं प्रधान रामलू जी के पास जाता हूँ। शायद कोई काम मिल जाए तो आज शाम के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं जाता हूँ। सरीश मुखिया जी के पास पहुंचा और विनती करते हुए बोला, राम राम प्रधान रामलू जी। प्रधान रामलू जी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। आपसे मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी दादी बीमार है और घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा छोटा सा काम है, उनका खाना बहुत जरूरी है। अरे भाई, खाना जरूरी है तो खाना खिलाना मेरे पास क्या करने आया है? सुरेश देख, मेरे खेत में जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो काफी हैं। तेरे लिए कोई काम नहीं है, कहीं और जाकर काम देख। तभी मुखिया की पुत्री राधा वहां पहुंची। पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरीश अपनी मजबूरी बता रहा है, आप उसे कोई ना कोई काम दे दीजिए। चल ठीक है। अपनी बिटिया करण की बात मानकर मैं तुझे काम दे रहा हूँ, वरना नहीं देता। चल जा, खेत में मजदूरों का हाथ बटाना, पर याद रखना तुझे केवल 5 मुद्राएं ही मिलेंगी। सरीश खेत में मजदूरों के साथ मेहनत से काम करने लगा। कुछ देर बाद राधा वहां पहुंची। मैंने सुना है कि जमींदार ने तुम्हें बीच गांव में बहुत सुनाया और अपमानित किया। हाँ करण, उसने मुझे 10 दिन का समय दिया है। तो क्या तुम 10 दिनों के भीतर उसकी रकम चुका दोगी? क्या बताऊं,
यही सोच सोचकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। मैंने उससे वादा तो कर दिया 10 दिन का, पर समझ नहीं आ रहा कि इन 10 दिनों में उसका कर्जा कहाँ से चुकाऊं। उसका ब्याज भी तो बहुत भारी है, कहाँ से लेकर आऊं? अगर तुम चाहो तो मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। अरे नहीं 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 राधा, तुम्हारे कहने पर उन्होंने मुझे खेत में काम दे दिया, बस यही बहुत है। शाम को सुरेश मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने उसे 5 मुद्राएं दे दी। आदित्य चुपचाप 5 मुद्राएं लेकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर जमींदार के साथी बल्ला पर पड़ी, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर एक कबूतर था, जिसके शरीर से रक्त बह रहा था। ओ, 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 अरे देखो तो सही, इस डोटे की शराफत से खून बह रहा है। अरे हाँ हाँ बह रहा है, तुझे तो नहीं? कहाँ तकलीफ हो रही है? ये तोता तेरा भाई लगता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं लगता। लेकिन भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। यह सुनकर गणेश जोर से हंस पड़ा। अरे तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा, इसीलिए तेरी हालत ऐसी है। अरे बेवकूफ कहीं के, ये तोता मैंने दूसरे गांव के बाजार से 5 मुद्राओं में खरीदा था। उस आदमी ने मुझसे कहा था कि ये तोता इंसान की आवाज में बात करता है। मैंने सोचा इसे तमाशे में दिखाकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। हाँ, पर जब से इसे लाया हूं, इसने एक बार भी इंसानी आवाज में बात ही नहीं की है। मैं समझ गया, उस आदमी ने ठग लिया मुझे, मूर्ख बनाया, और कुछ नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, पर उसके शराफत से खून क्यों बह रहा है, ये बताओ। क्योंकि जब जब मुझे वो बात याद आती है ना कि मैं मूर्ख बन गया, तो मैं इसे पीटता हूँ, ऐसा पीटता हूँ इसे कि लेकिन ससुरा फिर भी नहीं बोलता। आज भी इसे बाजार में बेचने लाया था, पर इसे कोई मुफ्त में भी नहीं ले रहा। ओहो हो, कैसे इंसान हो तुम। लाओ, अगर ऐसी बात है तो मुझे ही दे दो, लाओ। नहीं 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 नहीं, सबको मुफ्त में दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। तेरे लिए 5 मुद्राएं हैं, ले। सरीश ने तुरंत 5 मुद्राएं निकालकर गणेश को दे दी। अरे खाने को कौड़ी नहीं है और 5 मुद्राओं में यह घायल तोता ले रहा है। गजब भाई, गजब आदमी है तू। ले जा कर गणेश हंसता हुआ वहां से चला गया। सरीश उस घायल तोते को लेकर घर की ओर बढ़ चला। इत्तेफाक से ये दृश्य करण खिड़की से देख रही थी। वो दौड़ती हुई सरीश के पास पहुंची। सरीश, ये क्या? तुमने कितनी मेहनत से 5 मुद्राएं कमाई थी और तुमने उन्हीं 5 मुद्राओं से इस तोते को खरीद लिया। अरे तू और क्या करता करण, उसकी हालत मुझसे नहीं देखी गई। बेचारा दर्द में करहा रहा था। तोता है ना, तो उसकी आवाज शायद लोगों तक नहीं पहुंच सकती, पर सही बताऊं, एक दर्द से मारा इंसान ही दूसरे के दर्द को पहचान सकता है। तो अब तुम घर पर खाने को क्या ले जाओगे? तुम्हारी दादी भी भूखी होंगी। आज फिर से मैं और दादी भूखे ही सो जाएंगे। और वैसे भी ऐसा कौन सा पहली बार हो रहा है। हमारी किस्मत में शायद यही है। सरीश घायल तोते को लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी बूढ़ी दादी भूख और प्यास से तड़पती हुई उसका इंतजार कर रही थी। अरे सरीश, ये तोता तो कहाँ से उठा लाया? सरीश ने पूरी घटना दादी को सुनाई। अब आप ही बताइए दादी, क्या मैंने सही किया या गलत किया, बताइए। तूने जो किया है वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए जो तेरे अंदर है। इतना कहकर दादी सरीश को देख के हिचक हिचक कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब दादी शांत हुई, तब सरीश बोला, दादी, आप इस तोते का ध्यान रखिए। इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है। मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूं, ताकि इसके घावों पर लगाकर इसका बहता हुआ खून रोक सकूं। अब वैद्य जी तो दवा देंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया है ना? चलो मैं आता हूं। इतना बोलकर सरीश घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर
उसने उन्हें पीसकर तोते के शरीर पर लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद तोते का जख्म भर गया। अचानक उस तोते ने मुंशी की आवाज में सरीश की ओर देखकर कहा, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो कूट कूट कर भरी हुई है। मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा लेखक आज तक नहीं देखा। तोते के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सरीश डर गया। अरे सरीश, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। ये कोई साधारण तोता नहीं हो सकता। हाँ 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 दादी, आप सही कह रही हैं। ये बताओ, तुम कौन हो? अरे मुझसे डरो मत, मैं एक ही तो तोता हूँ। अरे तुम एक ही तोता हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो? अरे क्या तुमने सुना नहीं था गणेश ने क्या कहा था? मेरे पहले मालिक ने इसे यही कहकर बेचा था कि मैं मनुष्य की भाषा में बात करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उसी इंसान के सामने बोलता हूँ जिसके अंदर इंसानियत हो। सरीश चौंक गया। बात यह है कि मेरे पहले मालिक के अंदर इंसानियत थी, लेकिन जब मैंने उन्हें ये रहस्य बताया तो कुछ दिनों बाद उनके मन में लालच आ गया और तब से मैंने फिर बोलना बंद कर दिया। सरीश गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में और उसकी दादी के मन में डर कम हो चुका था। शायद भगवान ने तेरी अच्छाई के बदले तुझे ये तोता भेंट स्वरूप भेजा है। मेरा मन कहता है ये तोता सत्य बोल रहा है। दादी माँ सही कह रही हैं। दादी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। क्या तुम सच में खजाने के पता जानते हो? हाँ, और मैं केवल तुम्हें ही उस खजाने तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम सच्चे मनुष्य हो, लालच से मुक्त, ईर्ष्या से दूर, और केवल वही उस खजाने तक पहुंच सकता है। कल सुबह ही तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो फिर तुम मुझे कब उस खजाने तक पहुंचाओगे? वैसे भी मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। कल सुबह ही तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। सरीश के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तभी उसके कानों में करण की आवाज टकराई। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरीश जैसे ही पलटकर देखता है तो पीछे करण खाने की थाली लिए खड़ी थी। करण, तुम कब आई? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए कुछ भोजन लेकर आई थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम तोते से बात कर रहे थे और तोता बिल्कुल मनुष्य की भाषा बोल रहा था। मैंने तुम्हारे और तोते के बीच की सारी बातें सुन ली। अरे डर मत कर करण, ये तोता सच बोल रहा है। कहीं कोई राक्षस या पिशाच तो इस तोते के रूप में नहीं है? नहीं करण, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मेरा मन कहता है कि ये तोता सत्य बोल रहा है। दादी की बात सुनकर करण के मन का डर कम हो गया। वह थाली सरीश के सामने रख देती है। ये लो सुरेश, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए कुछ खाने को लेकर आई थी। और हाँ, एक बात बताना भूल गई। जब मैं खाना लेकर तुम्हारे घर आई थी तब मैंने झोपड़ी के पीछे गणेश को देखा। वो झोपड़ी के छेद से बाहर से न जाने क्या देख रहा था। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे और तोते के बीच की बातचीत गणेश ने सुन ली होगी। सुरेश, अगर गणेश ने तुम्हारे और तोते की बातचीत सुन ली है तो तुम्हें सुबह ही तोते के साथ खजाने की खोज में निकलना होगा, इससे पहले कि गणेश अपनी किसी योजना को अंजाम दे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी सुरेश, मैं कल सुबह ही यहाँ आ जाऊंगी। इतना कहकर करण वहां से चली गई। करण का शक सही निकला। गणेश ने सच में सरीश और तोते के बीच की बातचीत सुन ली थी। वह दौड़ते हुए लाला कंवरमल की हवेली पहुंचा और सारी घटना उसे बता। अरे मूर्ख कहीं के, तूने उस खजाने की चाबी को उस मूर्ख सुरेश के हवाले कर दिया। नालायक कहीं का। मालिक जी, मुझे क्या पता था कि वो तोता इतना बड़ा रहस्य जानता है। अगर पता होता तो क्या मैं उसे सिर्फ 5 मुद्रा में बेचता? क्या मेरी अक्ल मारी गई थी? अकली मारी गई है तेरी। अच्छा ये बता, अगर तुझे पता होता तो तू उसे कितने में बेचता? कम से कम 500 मुद्राओं में। मूर्ख कहीं के, तुझे उसे बेचना ही नहीं चाहिए था। वाकई तेरी अकल मारी गई है। अरे खजाने का मतलब जानता है? खजाना वो होता है जिस पर पीढ़ियां बैठकर खाती हैं।
अब ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं मालिक जी। अब क्या होगा? अरे होगा क्या? तोता जब तक तेरे पास था चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। वो केवल सुरेश के सामने ही बोला। अगर हम उसे पकड़ भी लें तो क्या भरोसा कि वो हमारे सामने भी कुछ बोलेगा। हाँ, तो बेहतर यही होगा कि सुरेश को शक ना हो कि मैं और तू उस रहस्य को जान गए हैं। मेरी बात सुन, कल सुबह जब वो तोते के साथ खजाने की खोज में निकलेगा तो हम दोनों छिपके से उसका पीछा करेंगे, और जब वो दोनों खजाने तक पहुंच जाएंगे तो फिर है सबका वही काम तमाम कर देना है और खजाना लेकर यहाँ आना है। हाँ, अब की ना तूने अक्लमंदी की बात। अगले दिन सरीश अभी सोकर उठा होता है, तभी दरवाजे पर करण आ जाती है। तुम इतनी सुबह सुबह? मैंने कहा था ना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे लेकिन करण, मेरी बात समझो। अगर वहां कोई खतरा हुआ तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्रेम करती हूँ। जानता हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? करण देखो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखो ना, तुम कितनी अमीर हो और मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ काम करने वाला मजदूर, एक गरीब जिसका खाने का ठिकाना भी नहीं है। बताओ तुम्हें कैसे रखूं? जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम भी अमीर हो जाओगे। उसके बाद तुम मेरे पिताजी की आंखों में आंखें डालकर मेरा हाथ मांग सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हर अच्छे बुरे समय में रहना चाहती हूँ। अगर मैं भाग गया तो? कोई बात नहीं, आजाद होना हर पुराने का अधिकार है। तुम जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो सुरेश। अब बस ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहोगे या चलोगे भी? सरीश और करण और तोता घर से निकल पड़ते हैं। जंगल में घना सन्नाटा है। पंछियों की आवाजें भी धीमी हो गई हैं। अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलकर करण की ओर बढ़ता है। वो डर कर चीखने ही वाली होती है, तभी तोता उड़कर सांप की आंखों पर चोंच मारता है और सांप भाग जाता है। धन्यवाद तोते। कुछ ही दूरी पर एक विशाल पेड़ गिरने ही वाला था। पेड़ की जड़ें पीस की आवाज के साथ टूट रही होती हैं। तोता तड़तड़ाता है, सरीश दाई ओर भागो। सरीश और करण तेजी से दाई ओर भागते हैं। पेड़ उनके पीछे गिरता है, बाल बाल बचते हैं। तीनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। अरे लेकिन अभी अंदर मत जाओ, पहले दीवार को स्पर्श करो। गुफा तुमसे प्रश्न पूछेगी और सही उत्तर देने पर ही तुम अंदर जा सकोगे। सरीश दीवार को छूता है। गूंजती हुई गुफा से आवाज आती है, तेरी नजर में खजाना क्या है? खजाना सोना चांदी अशर्फिया नहीं है। असली खजाना वो ज्ञान है जो पीढ़ियों को दिशा दिखाए, जीवन दे, रोग दूर करे। वो ग्रंथ जो जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान लिए हो, वही असली खजाना है। हाँ, यही तो सच्ची संपत्ति है। ये खजाने से भी ज्यादा अनमोल है। गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी। तुम सच्चे पथ पर हो, जाओ अंदर जा सकते हो। तीनों अंदर जाने लगते हैं। पीछे से तेज आवाज आती है, रुक जा सरीश, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? सरीश और करण पीछे मुड़कर देखते हैं। लाला कंवरमल और गणेश तलवारें लिए खड़े हैं। तुझे क्या लगा कि खजाना तू ले जाएगा और हम मूर्खों की तरह देखते रहेंगे? बेटे, हमने तेरी और तोते की हर बात सुन ली है। हम पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। अब बता क्या करेगा? तोता शान से बोलता है, चलो हम सबको पहले अंदर जाना चाहिए। खजाना पहले देख लो, फिर जो जिसे उचित लगे वो ले सकता है। लाला कंवरमल और गणेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सहमत हो जाते हैं। गुफा के अंदर चारों ओर प्राचीन ग्रंथ बिखरे पड़े हैं। यहाँ सोना चांदी कहीं नहीं है। ये तो प्राचीन ग्रंथ हैं। यही तो है असली खजाना। ये जड़ी बूटियों
आयुर्वेद और जीवन के गूढ़ ज्ञान से भरे ग्रंथ हैं। साहूकार और बल्ला ये देखकर कुपित हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो कचरा है, कचरा। सोना चांदी हीरे मोती कहाँ हैं? कुछ नहीं है। ये तो पुरानी किताबें हैं जिन्हें रद्दी के भाव में भी नहीं बिकेंगी। यही तो असली खजाना है। लेकिन यह खजाना उन मूर्खों के लिए नहीं है जो स्वयं समाज के लिए बोझ हैं। अरे सेठ जी, हमारा तो सारा सोना ही बर्बाद हो गया, फालतू में आए। कान खोलकर मेरी बात सुन ले सुरेश, 10 दिन के अंदर मेरा कर्ज चुका देना, नहीं तो चल रे बेला। दोनों वापस चले गए। मूर्ख थे वो। अब तुम बताओ सुरेश, क्या ये खजाना नहीं है? उसी समय सुरेश एक ग्रंथ खोलता है। वो उसमें लिखी हुई कुछ बातें पढ़ने लगता है। ये खजाने से भी ज्यादा अनमोल है। तभी रंग बिरंगे प्रकाश में तोता एक साधु में परिवर्तित हो जाता है। ये देखकर सुरेश बुरी तरह चौंक गया। अब आप कौन हैं? मैं एक शापित साधु था जो तोते के रूप में था। बरसों पहले मैंने खजाने को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर जब ये प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुए तो मैं बहुत क्रोधित हो गया और अनाप शनाप बकने लगा। बस तभी मेरे गुरु प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा, मूर्ख, तूने जो तपस्या की है उससे वो वस्तुएं प्रकट हुई हैं जो अनमोल हैं और तू उन्हें कचरा समझ रहा है। तूने इस विद्या का अपमान किया है, इसीलिए तू शापित होगा। तुझे इस शाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई मनुष्य इस खजाने से भी अधिक कीमती ग्रंथों को अनमोल मानेगा। बस इतना कहकर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मैं तब से तोते के रूप में था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया हूँ और अब यह सारे प्राचीन ग्रंथ तुम्हारे हैं। सुरेश उन सारे प्राचीन ग्रंथों को लेकर अपनी झोपड़ी ले आया और सारी घटना अपनी दादी को बताई। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है सुरेश। जो तू लाया है वो बहुत अनमोल है। सुरेश उसी दिन से उन किताबों का गहरा अध्ययन करने लगा। कुछ दिन बाद सुरेश को खबर मिली कि राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत बीमार है। सुरेश तुरंत कुछ जड़ी बूटियां लेकर महल पहुंचा। महाराज, इन जड़ी बूटियों से आपकी पुत्री का इलाज हो सकता है। अरे मूर्ख कहीं के, बड़े बड़े वैद्य और विद्वान भी मेरी पुत्री को ठीक नहीं कर पाए और तुम मामूली जड़ी बूटियों से उसे ठीक करने का दावा करता है। कौन है तू? महाराज, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। जैसे ही ये जड़ी बूटी दी जाएंगी, आपकी पुत्री स्वस्थ हो जाएगी। राजा विक्रम के कहने पर जैसे ही वो जड़ी बूटी राजकुमारी को दी गई, वो रंग बिरंगी किरणों से घिरकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई। आखिरकार ये कैसे संभव हुआ? सुरेश ने सारी घटना राजा विक्रम को बताई। हमें तुम पर गर्व है सुरेश। आज से तुम इस राज्य के प्रमुख वैद्य घोषित होते हो। इतना कहकर राजा विक्रम ने सुरेश को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। सुरेश अपने गांव लौटा और साहूकार के मुंह पर उसका कर्जा मार दिया। फिर अपनी दादी का इलाज करवाया। कुछ दिनों में सुरेश की झोंपड़ी की जगह एक शानदार घर बनके तैयार हो गया, जहां ढेर सारी जड़ी बूटियां रखी थीं। सुरेश का मान सम्मान पूरे राज्य में फैल गया।